दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम 11 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संबंध में ये पूछा गया है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। 2017 की रिपोर्ट के मुकाबले इस रिपोर्ट में देश के कुल वनावरण एवं कुल वृक्षावरण दोनों में वृद्धि दर्ज हुई है। यह स्टेटमेंट एकदम सही है। कुल वनावरण उसे कहते हैं जब 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वनों की डेंसिटी 10% से अधिक हो, और कुल वृक्षावरण में 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वनों की जो डेंसिटी होती है वो 10% से अधिक होनी चाहिए। यानी दोनों में अंतर रहता है भूमि का, कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि की गणना की जाए तब वनावरण की बात करते हैं, और 1 हेक्टेयर से कम भूमि में वृक्षावरण की। देखते दूसरा कथन। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वनावरण मिजोरम में है। यह भी ठीक है। अगर हम बात की जाए कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, तब तो मिजोरम आ जाएगा, लेकिन अगर सबसे अधिक वन किस राज्य में, तब उसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। ये मिजोरम में इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि पूर्वोत्तर राज्य वैसे भी छोटे होते हैं, तो वहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन मौजूद है। तीसरा कथन। पिछली रिपोर्ट की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र में वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है। यह हमारे लिए एक विडंबना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में वनों में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रही है। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। देखते इसके बारे में अन्य जानकारी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट रिलीज करता है एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा हर 2 वर्षों में यह रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि प्रत्येक वार्षिक रूप से मूल्यांकन होता है या रिपोर्ट रिलीज होती है, वो गलत हो जाएगा। द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन होता है और ऐसी रिपोर्ट रिलीज होती है। अभी तक 15 मूल्यांकन ऐसे किए जा चुके हैं और ये इस बार 16वीं रिपोर्ट है। तो अगर ऐसा कोई कथन आ जाए कि आज़ादी के बाद से लगातार हर 2 वर्षों में ऐसा रिपोर्ट रिलीज हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा। बल्कि 1987 से स्टार्ट हुई थी और 15 मूल्यांकन हो चुके, और ये रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट है। अब देखते इस रिपोर्ट में क्या कहा है। कुल वनावरण कितना हो गया, 21.67%, और हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें टारगेट है 33% का। तो ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप मेंस और इंटरव्यू में इसको कोट कर सको। और कुल वृक्षावरण की बात की जाए तो वो 2.89% है, और दोनों में वृद्धि दर्ज हुई है, इतना ध्यान रख लेना। बाकी कितनी वो आवश्यक नहीं है। राज्यों में अगर वनावरण की बात की जाए तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये यूपीएससी में आया था 2019 के पीटी में क्वेश्चन, तो ये हल्का सा एक आइडिया ले लेना। अब बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण की, तो ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य है। सबसे अधिक वाला ध्यान रखना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, दोनों में 2-2 नंबर पे है। तो ये दोनों में 2 नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनावरण में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कमी दर्ज की गई है, लेकिन 2 राज्य ऐसे जहां पर कमी नहीं हुई, वो है असम और त्रिपुरा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी राज्यों में वनावरण में कमी दर्ज हुई है, तो गलत हो जाएगा। असम और त्रिपुरा ऐसे राज्य जहां पर कमी नहीं हुई है। देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने कार्टोसैट 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। यह उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह बिल्कुल सही है। यह सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस में नहीं स्थापित है, ये ध्यान रखना। दूसरा, इस उपग्रह का प्रयोग नगर नियोजन, अवसंरचना विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रमों एवं सैन्य निगरानी में भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं सैन्य निगरानी में है या नहीं, लेकिन ये होगा। सत्य कथन इसमें दोनों है। इसके बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। कार्टोसैट सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये भारत में भू अवलोकन उपग्रह का एक हिस्सा होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से हाई रेजोल्यूशन कैमरों की सहायता से व्यापक स्तर पर पृथ्वी का मानचित्रण करना है। ध्यान रखना कि जो भी ये इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं, जो भू अवलोकन उपग्रह होते हैं, वो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कभी भी स्थापित नहीं होंगे। तो ठीक इसका ये ध्यान रखना कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में नहीं है, बल्कि ये किसमें, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। कार्टोसैट सीरीज के अभी तक 3 लॉन्च हो चुके हैं, ये अभी वाला तीसरा है, और 2005 और 2007 में पहला और दूसरा था। अब देखते हैं कार्टोसैट 3 के बारे में, इसमें क्या फीचर ऐड है। ये 30वीं पीढ़ी का एक उन्नत उपग्रह, ये 5 वर्ष के लिए स्थापित किया गया है, और इसकी कक्षा स्थिति की हमने बात कर ली है। प्रक्षेपण यान PSLV-47 काम आ जाएगा, और अगर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस में GSLV काम आता। हमने इसके एप्लीकेशन भी देख लिए, नगर नियोजन, ग्रामीण संसाधन, अवसंरचना का विकास, तटीय भूमि का उपयोग, आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम, सैन्य निगरानी। ये पृथ्वी का मानचित्रण करके इन सभी में काम आएगा। देखते अगला क्वेश्चन।
मिनी खजुराहो के नाम से जाने जाने वाला मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें तो फैक्ट टाइप का है, महाराष्ट्र का मार्कंडेश्वर मंदिर। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एएसआई के द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में इस मंदिर समूह का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, यानी इसको दोबारा से बनवाया जा रहा है। इसका जो भी टूट फूट है उसकी मरम्मत की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की फुल फॉर्म होती है। मिनी खजुराहो बोलते हैं महाराष्ट्र के मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को। इसके अन्य नाम विदर्भ का खजुराहो भी इसको बोलते हैं। हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ और इसकी शैली है वो नागर शैली है। आपको पता होगा मंदिरों की 3 शैली होती है, नागर, बेसर और द्रविड़। तो ये जो महाराष्ट्र का मार्कंडेश्वर मंदिर समूह ये नागर मंदिर स्थापत्य शैली का है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि महाराष्ट्र में बेसर शैली के भी कुछ है, लेकिन ये नागर शैली का है। और द्रविड़ शैली तो आपको पता है दक्षिण भारत की मुख्य शैली है। और ये जो इसका नाम है समूह, तो ये समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 24 विभिन्न प्रकार के मंदिर है और वो विभिन्न धर्मों से संबंधित है। ये ध्यान रखना, शैव, वैष्णव, शक्तिपंथ से संबंधित है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि केवल शैव से है या केवल वैष्णव से, तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। इस अधिनियम की आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि इसमें आर्थिक हिंसा एवं वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें आर्थिक हिंसा तो शामिल है। हालांकि वैवाहिक बलात्कार जैसा दुर्व्यवहार शामिल नहीं है, तो वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें आर्थिक हिंसा शामिल है। यह कानून विवाहित महिलाओं की रक्षा करता है, किंतु लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह भी गलत है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला रह रही है तो उसकी भी ये सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसमें सत्य कथन तो दोनों ही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डी। महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। इसमें कुछ प्रोविजन है वो पता होने चाहिए, ताकि अगर मेंस में भी आ जाए तो हम कोट कर सके। देखो, घरेलू हिंसा की इसमें एक व्यापक परिभाषा है कि आखिर घरेलू हिंसा क्या होती है। इसमें केवल शारीरिक हिंसा को शामिल नहीं किया, बल्कि मौखिक हिंसा, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना 5 टाइप की हिंसा इसमें शामिल है। तो पांचों आप एकदम आपको याद होने ही चाहिए। शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन एवं आर्थिक हिंसा। और इसने घरेलू संबंधों की भी व्यापक परिभाषा बताई है। घरेलू संबंधों में ऐसा नहीं कि केवल जो पत्नी है वही होगी, नहीं, विवाहित महिला के साथ साथ में माताएं, बेटियां, बहनें सभी शामिल है। और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो देखो, लिव इन रिलेशनशिप अगर आता है क्वेश्चन में तो आप इसको सही कर देना। और ये इनको क्या क्या अधिकार प्रदान है? तो ये सुरक्षित आवास का अधिकार इसके तहत ले सकती है, सुरक्षा स्वयं की, वित्तीय मुआवजे, ये सब मांग सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के संबंध में पूछा गया है। इसमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, यह भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन है। एकदम ठीक बात है। भारत ने अभी तक ये पूरी तरह से क्रियान्वित इसको किया, इसलिए यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन है, जो 1969 में प्रस्तावित की गई थी। ये भी ठीक है, किंतु अंतिम समझौता 2015 में संपन्न हुआ है। ये भी ठीक है, लेकिन इससे एक आप चाहो तो इसकी आलोचना कर सकते हो कि इतना डिले होता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर इससे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखते हैं, ये नेपाल की प्रथम तेल पाइपलाइन है। ये भी ठीक है, जो नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम एवं लागत प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ये भी ठीक है। इसमें दोनों ही सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखो, मोतिहारी यहाँ पर है बिहार में, और अमलेखगंज यहाँ पर है। ये 69 किलोमीटर का इनके बीच में अंतराल है, तो ध्यान रखना 69 किलोमीटर की पाइपलाइन है और 324 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे और 15 महीनों में इसको तैयार करने का टारगेट किया गया है। और 2 मिलियन टन का मोटर फ्यूल इससे हम एनुअली इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी इतनी है, तो ये ध्यान रख लेना मैप के माध्यम से। बिहार और नेपाल के बीच में मोतिहारी और अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।